हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोगों का नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ। ठीक है, क्लास 11 केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 2 है। क्या? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर की, तो ये वाला चैप्टर जो है इसके न्यूमेरिकल जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है, या फिर अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी चैप्टर से आता है तो सुपर इजी होता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा बोरिंग चैप्टर है। ठीक है, और अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ। देखिए, यहाँ पर जो पहली चीज करने वाले हैं हम लोगों को चीज देखते रह रहा हूँ कि यहाँ पर ये हम लोगों ने क्या बना दिया ना। हम बात करेंगे कि ये क्या है। ये एक तरह की ट्यूब है। ठीक है, ये क्या है? एक तरह की ट्यूब है। और ये जो ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर हमने बेसिकली किया क्या है? देखो, इस ट्यूब के अंदर ना हमने बहुत सारी गैस ली। क्या कर दी? बहुत सारी गैस कर दी। अब देखो, ये जो गैस हमने इसके अंदर भरी है, मैंने आपको एक चीज क्या बोली, इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यानी कि हम एटम के स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि आप लोगों ने ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग आज जानते हो। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब इन सब चीजों के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, हम लोग एकदम ब्लैंक थे। ठीक है, अब ये जो हम लोग एकदम ब्लैंक थे, तो हम लोगों ने क्या किया? खोजना शुरू किया। ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम पे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह तो चलाते नहीं थे। ठीक है, वो क्या करते थे? खोज करते थे, थोड़ा सा देखते थे कि भाई क्या हो रहा है आस पास। अब देखो, वो जब देखते थे, ठीक है, तो हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाते नहीं थे, तो इसका मतलब वो क्या करते थे? हम लोगों ने क्या करा? आप लोगों की तरह। ठीक है, तो वो देखते थे और खोज करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक ट्यूब ली और उस ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या किया? गैस भर दी। अब इस गैस को कैसे भरा? ध्यान से सुनना। इस गैस को इन्होंने भरा तो इन्होंने क्या किया? बाकी कोई भी गैस ना रहे उसके लिए इन्होंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया था। ठीक है, वैक्यूम कैसे क्रिएट किया कि उस जगह को क्या कर दिया? बिल्कुल पहले से खाली कर दिया। खाली कर दिया तो अब क्या किया? यहाँ पर गैस भर दी। गैस भरने के बाद यहाँ पर दो इन्होंने इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोड इन्होंने लगा दिए, ये क्या थे? ये कोई मेटल के थे। अब इन्होंने किया क्या? यहाँ पे देखो, जो पॉजिटिव है वो एनोड कहलाता है, जो नेगेटिव हो क्या कहलाता है? कैथोड। ठीक है, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ये सारी चीजें आप लोगों ने फिजिक्स में पहले भी पढ़ी होंगी, नहीं भी पढ़ी है तो केमिस्ट्री में आज भी पढ़ लो। और आप आगे भी बहुत बार इन सब चीजों को रिवाइज करने वाले हो, तो आपको ऑटोमेटिकली आती चली जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये गैस जो भरी, यहाँ पर क्या किया? इसे लिया गया लो प्रेशर पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लो प्रेशर पर, और साथ ही साथ इसको हाई वोल्टेज। देखो, एक गैस यहाँ पे भरी है, इसके लिए लो प्रेशर पे और हाई वोल्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों को पॉइंट लिखा हुआ जरूर मिलेगा, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, बहुत सारे टीचर्स भी बताएंगे, बट इसे एक्सप्लेन बहुत कम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आप भी सोच के देखो कि लो प्रेशर और हाई वोल्टेज को क्यों लेंगे। मैं आपको उससे पहले एक छोटी सी चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे होता क्या है। जब हम लो प्रेशर लेते हैं, हम हाई वोल्टेज लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर हमने हीलियम गैस भरी। कौन सी गैस भरी? हीलियम गैस भरी। तो जब हम यहाँ पे हीलियम गैस भरेंगे, तो जो हीलियम गैस है ना, असल में होने क्या वाला है, जब हम इसे हाई वोल्टेज पे लेंगे तो इसके अंदर से हीलियम जो है आयन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और साथ में यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलेगा। लेकिन साथ में यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा? इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलेगा। उस समय पे इनको नहीं पता था क्या है, बाद में नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट कौन थे? एक जे थॉमसन नाम के साहब थे। ठीक है, उनके बारे में आप आगे भी पढ़ोगे। अभी अगर आप लोगों ने क्लास 10th का अगर आपको कुछ याद है तो आपको पता होगा जे थॉमसन के बारे में, प्लम पुडिंग मॉडल। अगर नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं, हम भी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पर यहाँ पर क्या निकला? कुछ पार्टिकल निकला। अब कैसे पता लगे कि कुछ निकला है यहाँ पर? ठीक है, कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे कुछ आया है? तो अभी कैसे पता लगेगा? देखो, ये हीलियम गैस थी, ये हीलियम प्लस गैस आयन निकला,
और साथ में क्या निकला, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकला। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया, ठीक, क्योंकि पार्टिकल के निकलते ही, ठीक है, क्योंकि इस पार्टिकल के निकलते ही, या फिर आप कह सकते हो कि जो कि वेव के निकलते ही यहाँ पर क्या होती है, वो यहाँ पर फ्लोरोसेंट क्रिएट करती है, यानी कि चमक पैदा करती है, यानी चमकने लगेगा इसका। जैसे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, वैसे ही क्या करेगा, यहाँ पर चमकने लगेगा। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि अच्छा चमक रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो विशेष बात है ना। और ये विशेष बात क्या है, ये विशेष बात ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया हो, ठीक है। तो ये बात हम लोगों को पता लगी। अब कहानी ये चीज आ रही कि ठीक है, ये चीज तो हो रही है, हाई वोल्टेज भी हमें समझ में आ गया कि अगर वोल्टेज कम होता तो ये मेरे प्रोसेस में भी नहीं हो पाता। तो लो प्रेशर क्यों ले रहे हैं, ध्यान से सुनो। अगर आप गैस का प्रेशर ज्यादा लोगे तो उसके के अंदर आपको बहुत बहुत ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा। ये आप वोल्टेज हाई दे रहे हो, क्योंकि ये रिएक्शन ऐसा नहीं है कि बहुत कम टेम्परेचर पे हो जाती है, ये रिएक्शन काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करके होती है, ठीक है। तो ये टूटना है इसका, कि इलेक्ट्रॉन गिव करना आयन में टूटना, इसके लिए काफी एनर्जी चाहिए। अगर आप इसका प्रेशर भी ज्यादा ले लोगे गैस का, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो हमारे लेबोरेटरी सेटअप में जनरेट कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। और चलो मान लो पॉसिबल भी है, तो एक बात बताओ, कहीं अगर तुम्हारा मान लो कि कोई चीज है, ठीक है, उसको खरीदने में 10 रुपए का खर्चा लग जाए, ठीक है। अब तुम ऐसे करोगे यार, 100 रुपए का खर्चा जबरदस्ती करोगे कि नहीं नहीं यार मेरा तो बजट 100 रुपए का है, ठीक है। मान लो तुम्हें कुछ सामान लेके जाना था, ठीक है, तो सामान लेके जाना था एक से दूसरी जगह पे। अब वो सामान ले जाने में पूरे रिक्शे वाले ने मांगा 100 रुपए। तुमने बोला 100 रुपए तो यार कम है, तो काम करते हैं गाड़ी में लेके जाते हैं। गाड़ी वाले ने बोला 500 रुपए। तुमने बोला नहीं नहीं ये, हाँ ये ठीक है, गाड़ी में जाएंगे, थोड़ा सा मतलब अगर सामान गाड़ी में जाएगा ना, थोड़ा सा वट पड़ेगा ना, थोड़ा सा प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। क्या करते हैं हम हमेशा, सस्ता वाले रास्ते ढूंढने की कोशिश करते हैं ना। तो जब एनर्जी का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, तो हम क्यों जबरदस्ती उस वाले पास पे जाएंगे, हम लोग सस्ता वाला रास्ता चुनेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हीलियम गैस से हीलियम प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लो प्रेशर हाई वोल्टेज। इसी पर ये रिएक्शन हम लोग करें। अब देखो यहाँ पे पार्टिकल ध्यान से देखिए, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। ये खोज किसने की, ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट था कैथोड में, एक्सपेरिमेंट किसने किया। अगर कभी भी आपसे पूछ लेगा, आप लोगों से ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया था कैथोड में एक्सपेरिमेंट, तो इसमें ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा कौन सा, जे जे थॉट, आपको इसी पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो क्लिक करोगे, अगर ऑफलाइन एग्जाम दे रहोगे तो पेन का यूज करोगे, ठीक है। यानी कि जेई वाले जो है क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और नीट वाले क्या करेंगे, पेन और पेपर करेंगे। तो हीलियम गैस से हीलियम प्लस गैस प्लस में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये होने वाला है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। मान लो कि आपने गैस बदल दी है गैस, हमें नहीं पसंद आई, चलो हीलियम गैस लेंगे, हमने कहेंगे हाइड्रोजन गैस ले ली। अरे जो हाइड्रोजन गैस है, ध्यान से देखो यहाँ पे दो एटम, कितने एटम है हाइड्रोजन के, दो एटम। तो पहले आपको पता है कि दो एटम का एक साथ आयनाइजेशन नहीं होगा, ये पहले क्या होगा, टूटेंगे। टूटेंगे किसमें, एक एक अलग अलग एटम के अंदर, अब ये अलग अलग एटम है, अब हो जाएगा इनका आयनाइजेशन। गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी देखो प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये कहानी इस तरीके से चलेगी। अब कोई सी भी गैस ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे हीलियम, नियॉन, आर्गन, सिलिकॉन, कोई सी भी गैस लो, एक्स वाई जेड, जो आपको पसंद हो वो गैस ले लो। सभी गैसेस के अंदर ये रिएक्शन आपको इसी तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। ये चीज आप लोग को क्लियर है। तो देखो ये चीज जो हम लोगों ने पढ़ी, आप लोग ये चीज हमेशा देख पा रहे हो क्या, कि कोई सी भी गैस हो हमेशा क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। कोई सी भी गैस हो हमेशा क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि क्या इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है आप लोगों को बता, ठीक है। इसको इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक चीज निकाली गई, और वो क्या चीज थी, ई बाई एफ रेशियो, क्या चीज है, ई बाई एफ रेशियो। तो ये जो चीज यहाँ पे निकाली गई इस एक्सपेरिमेंट से, ई बाई एम रेशियो,
ये असल में है क्या, चार्ज। अब चार्ज की चीज पे जो पार्टिकल निकल रहा है, आपको पता है कि निकल क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना। तो अब सीधे की तुम चार्ज में इलेक्ट्रॉन, मास यहाँ पर, मास किस चीज का होगा, मास भी तो उसी चीज का होगा जो चीज निकल रही है। तो यहाँ पर क्या निकल रहा है, तो इनको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखोगे ना वही चीज है। तो सीधे सीधे आपने लिख दिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ई बाई एम रेशियो, इसे क्या बुलाई, ई बाई एम रेशियो। अब ये जो ई बाई एम रेशियो है ना, ये क्या होगी देखो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आप लोगों को पता है क्या, अगर नहीं पता तो अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम। इसे क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और अगर हम बात करें इसके मास, तो मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। फटाफट से अपने कैलकुलेटर निकालो और इसे सॉल्व करो, ये वैल्यू क्या निकल के आती है। आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन सॉल्व करनी तो आती होगी सबको, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, ये 10 टू द माइनस 19, ये 10 टू द माइनस 31 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर 12 बन जाएगा। जो -19 और +31, ठीक है, 10 की पावर 12 बन गया। और ये 1.6 अपॉन में 9.1, ये वैल्यू कुछ आती है सॉल्व करके, यहाँ सॉल्व किया हूँ तो ये वैल्यू आएगी 0.1758 इंटू 10 टू द पावर 12। और अगर आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन मुझसे पढ़ी है तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि साइंटिफिक नोटेशन में जो वैल्यू है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, 1.00 से स्टार्ट होती है और वो 9.99 तक जाती है। तो उसके बीच की वैल्यू बनानी है, तो डेसिमल को कहाँ करोगे, राइट में धकेलोगे। और जब डेसिमल को राइट में धकेलते हैं तो इसका मतलब नंबर यहाँ पर क्या होता है, कम होता है। तो नंबर को कम कर दो, 1.758 इंटू 10 टू द पावर 11। और यूनिट लगाना मत भूलना। यहाँ पर क्या होगा कूलम, यहाँ पर क्या होगा केजी, ठीक है। तो क्या होने वाला है यहाँ पर कूलम पर केजी। देखो मैं आप लोगों को पता है क्यों बोलता हूँ कि यूनिट लगाना मत भूलना। अगर आप यूनिट लगाना भूल जाओगे तो इसका मतलब, अगर आप समझ लो कि बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो आप अपना आधा नंबर भूल जाओ, ठीक है। कोई टीचर अगर ज्यादा इसको तवज्जो देता है तो हो सकता है वो आपका एक नंबर भी काट ले। अगर आप नीट या जेई जैसे एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, उस वाली सिचुएशन में पता क्या होगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन में वो क्या करेगा, उसने मान लो आपको ऑप्शन दे दिया कूलम पर केजी, उसने आपको ऑप्शन दे दिया कूलम पर ग्राम। अब आप क्या करोगे एग्जामिनर का, एग्जामिनर का तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कूलम पर केजी वो दे देगा, कूलम पर ग्राम दे देगा, सेम ऑप्शन बना के दे देगा। अब आपको अगर यूनिट आपने लगाई है शुरुआत से तो आप इजीली कर लोगे, अगर आपने यूनिट नहीं लगाई है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा क्या करो, यूनिट लिख के चलो। अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो फिर आपको बाद में क्या होगी, प्रॉब्लम। अगर इससे क्वेश्चन और भी पूछता है, ये जो ई बाई एम रेशियो है या फिर जिसे हम चार्ज बाय मास रेशियो भी बोलते हैं, क्या ये चार्ज बाय मास रेशियो कैथोड रे के लिए चेंज हो सकती है। खुद सोच के देखो, हर बार यहाँ पर कौन आ रहा है, हर बार यहाँ पर ऊपर कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन, नीचे कौन आ रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऊपर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज तो कभी चेंज हो ही नहीं सकती। आपको हमेशा आंसर क्या मिलेगा, 1.758 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप हमेशा क्या बोलोगे, रेशियो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। तो गैस लेगा, कौन सी भी गैस ले लो, हमेशा निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन ही, ठीक है। हमेशा क्या निकलेगा, निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन ही। इंडिपेंडेंट, हाँ, नहीं गैस, कोई सी भी गैस लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आपने ध्यान से देखा इसे तो आपके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए था। आपके दिमाग में एक चीज आ सकती है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में डाउट आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो अभी मैं तैयार कर दूंगा, ठीक है। सही सही बताओ, ये चीज समझ में आई सबको, बिल्कुल क्लियर है, कोई टेंशन वेंशन वाली बात तो नहीं है, ठीक है। टेंशन वेंशन मत लेना बिल्कुल भी, जब तक मैं खड़ा हूँ यहाँ पे कोई टेंशन आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो है ना, इसके अंदर यहाँ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हमने किया,
पर आपके दिमाग में एक चीज और भी आती है कि सर ये एक आयन थोड़ी निकल रहा है, आयन तो निकल रहा है यहाँ पर दो, वो मतलब कैसे, ठीक है, कैसे कैसे आप कह सकते हो कि दो आयन निकल रहे हैं? तो देखो, एक तो निकला इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या निकला, ठीक है, एक तो निकला जो इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या निकला, दूसरा निकला हाइड्रोजन का आयन। और यहाँ पर देखो, एक तो निकला इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या निकला, हीलियम आयन। ठीक है, तो बिल्कुल सही है आप, अगर आप लोगों ने ये सोचा है, बिल्कुल आप सही है। पर उस समय पे उसकी डिस्कवरी नहीं की जा सकती थी, ठीक है, उस समय की डिस्कवरी नहीं की गई थी, इतने ज्यादा अच्छे इक्विपमेंट हमारे पास नहीं अवेलेबल थे, या ये भी कह सकते हैं कि किसी का उस तरफ ध्यान पहले नहीं गया। तो फिर इस चीज की बाद में लोगों ने ध्यान दिया, और जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बाद में ध्यान दिया, तो फिर एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, और इस एक और एक्सपेरिमेंट से एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास निकल के आई। क्या थी वो चीज, आप मेरे साथ बने रहिए, थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे कि क्या थी वो चीज। फिलहाल आप इसे फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले एक्सपेरिमेंट के साथ। चलिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले एक्सपेरिमेंट के साथ। देखिए, हम लोगों ने ज्यादातर चीजें यहाँ पर सेम ही रखी है, ठीक है, हम लोगों ने बहुत कुछ चेंज यहाँ पर किया नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने पिछले एक्सपेरिमेंट देखा, जहां पर हम लोगों ने रे निकलती हुई देखी, हम लोगों ने कुछ पार्टिकल्स से डिस्चार्ज होते हुए देखा, और वो जो डिस्चार्ज था उसकी वजह से यहाँ पर चमक पड़ रही थी। ठीक है, और उस चमक से हमें पता लगा कि अच्छा, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल, और इलेक्ट्रॉन्स कितने छोटे छोटे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे जब एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसको हमने क्या बोल दिया, हमें क्या दिखाई दी, रे जैसी दिखाई दी, तो हमने इसको क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन रे बोल सकते हैं आप इसको, या फिर जो टर्म इसमें यूज की जाती है वो क्या है, वो यूज की जाती है इसका थर्ड रे। वो टर्म क्या यूज की जाती है उसके लिए, क्या थर्ड रे। आप कैथोड रे को क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रैवल कहाँ से कहाँ होती है, ये ट्रैवल करके कैथोड से एनोड, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ जाती है, कैथोड से एनोड की तरफ जाती है। अब यहाँ पर ये जो दूसरे वाले आयन निकल रहे थे, इन पर भी खोज जारी हुई, और इनकी जब खोज की गई तो ऐसा देखा गया कि हाँ, एक और तरह के आयन है जो यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, और इसका पहले किससे जाता है, गोल्ड स्टील को जाता है, इसका पहले किसको जाता है, गोल्ड स्टील को जाता है। आप तो ये देख लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ, ये लेके कहाँ से कहाँ जा रही थी कैथोड रे, ये जा रही थी कैथोड से एनोड की तरफ। और ये जो हमने बात करी अभी नई रे की, खोज किसने करी, गोल्डस्टीन ने करी। वो रे कहाँ से कहाँ जाएगी, एनोड से कैथोड की तरफ, वो रे कहाँ से कहाँ जाएगी, एनोड से कैथोड की तरफ। आपके दिमाग में, किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा, ठीक है, किसी किसी बच्चे के दिमाग में ये खुराक तो नहीं कर रही, ठीक है, कैथोड से एनोड जब आप जा रहे हो, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर एक परफोरेटेड स्क्रीन थी, ठीक है, यहाँ पर एक स्क्रीन थी जहाँ पर फ्लोरेसेंट था, ठीक है, जहाँ पर क्या था, फ्लोरेसेंट की कोटिंग थी, कि चमकने लगता था जब पार्टिकल जाते थे। अरे भाई, यहाँ पर भी आप लोगों को वैसा कुछ मिल जाएगा मटेरियल, क्या ऐसा कोई मनाही थोड़ी है कि एक जगह लगा सकते हैं दूसरी जगह नहीं लगा सकते, ठीक है, तो आप इधर भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो जब इधर ऑब्जर्वेशन किया गया तो यहाँ पर क्या लिखा गया, इनॉक्सिक कैथोड भी कोई नहीं जा रही है, और बाद में आइडेंटिफाई किया गया कि असल में क्या है, गैशियस है, ठीक है, ये जो एनोड से कैथोड रे जा रही है, ये भी क्या है असल में, गैशियस आयन, ये जो क्या है असल में, गैशियस आयन है। एक चीज सोचो कि जब मैं गैस लूंगा हीलियम, ठीक है, जब मैं गैस लूंगा हीलियम, तो मान लो ये यहाँ पर हीलियम पे मैंने ली, तो यहाँ पर एनोड रे तो ये हो जाएगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करूंगा हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर जो ये गैस है वो एनोड रे ये हो जाएगी। तो आप जब ये चीज देखो कि हर बार जब भी आप अलग अलग तरह की गैस ले रहे हो, आपके एक्सपेरिमेंट में कुछ बदलाव आ रहा है, और वो बदलाव क्या आ रहा है कि हर बार ये आयन्स बदल रहे हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, तो हर बार यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, आयन्स यहाँ पर बदल रहे हैं। अब आयन्स बदल गए तो उससे हमारा क्या लेना देना, लेना देना है कैसे,
कि जैसे चार्ज बाय मास रेशियो हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में निकाला करते थे, वैसे ही चार्ज बाय मास रेशियो हम निकालते हैं किसके अंदर, एनोड रे एक्सपेरिमेंट में। ध्यान से देखो यहाँ पर होगा क्या, वहां क्या होता था चार्ज बाय मास रेशियो के अंदर, यहाँ पर होता था चार्ज और इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, चार्ज और आयन। यहाँ पर हम बात करें तो क्या होता था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब क्या हो जाएगा, मास ऑफ आयन। अब क्योंकि यहाँ पर हमने बात की मास ऑफ आयन, चार्ज एंड आयन, ठीक है। अब पहली बात तो ये चीज समझो कि क्योंकि यहाँ पर आयन चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से ई बाय एम रेशियो भी जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब अगर ई बाय एम रेशियो चेंज हो रही है, तो पहले क्या होता था, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी गैस, कि कोई भी गैस ले लो फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब देखो गैस बदल रहे हो, हर बार ये बदल रही है, और जब हर बार ये बदल रही है तो इसका मतलब डिपेंड करेगा, हमें डिपेंड करेगा, तो क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट ऑफ एनी गैस, ठीक है, या फिर डिपेंडेंट ऑन गैस, डिपेंड ऑन गैस टेकन, ये गैस टेकन पे डिपेंड करेगा ना, आप गैस बदलोगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बनता है कि डिपेंड करते हैं गैस पे। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है वो क्या बनता है, कि जो ई बाय एम रेशियो है, यानी कि जो चार्ज बाय मास रेशियो है, चार्ज ऑन आयन अपॉन मास ऑफ आयन, ये मैक्सिमम किसके लिए होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है ये किसके लिए मैक्सिमम होगा। अब अभी आप लोगों को बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं पता होगा कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, पर एक मोटा मोटी आइडिया आपको ये तो होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो कुछ होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास अगर उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ही कम, मतलब ये समझ लो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के मास इतना डिफरेंस होता है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक तरफ हाथी का वजन है और दूसरी तरफ चींटी का वजन है, ठीक है, तो इतना डिफरेंस अगर मास के अंदर है, तो हम ये क्या मान सकते हैं कि एक का मास लगभग नेग्लिजिबल है उसके मुकाबले में, दूसरे के मुकाबले में, या अगर हाथी नहीं भी लगाओ तो इंसान का वजन और चींटी का वजन ऐसे लगा, ठीक है, तो इतना डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप देखो यहाँ पर जब आप हाइड्रोजन गैस लोगे तो चार्ज और वन, एक तो चार्ज कितना होगा, चार्ज देखो इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन, हमेशा क्या होता है शून्य होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही हो जाएगा। पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर मास, तो हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, तो देखो यहाँ पर एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि इसका मास 1, प्रोटॉन का मास कौन बना है, एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। यहाँ पर एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि मास 1, यही अगर आप देखो हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस हीलियम 3 नंबर पे आती है, हीलियम गैस, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि यहाँ पर आपको प्रोटॉन भी दिखाई दे रहे हैं, आपको यहाँ पर न्यूट्रॉन भी दिखाई दे रहे हैं, दिख रहा है, और इसमें क्या होगा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, चार्ज तो अभी भी एक ही है भाई, डिवाइडेड बाय मास क्या हो जाएगा 4, 1/4। तो इस चीज को समझो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आप जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाओगे जैसे, आपको क्या दिखाई देगा कि नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो रही है और ऊपर वाली वैल्यू सेम है। तो खुद सोचो जब ऊपर वाली वैल्यू सेम, नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो रही है, तो इसका मतलब क्या होने वाला है, ये पूरी की पूरी रेशियो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं ना कि डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो छोटी हो जाएगी। तो आपसे पूछ लेता है कभी कभार कि रेशियो मैक्सिमम किसके लिए होगी, तो आप बता सकते हो मैक्सिमम किसके लिए होगी, तो सबसे ऊपर आता है, और सबसे ऊपर कौन आता है, हाइड्रोजन, ठीक है, सबसे ऊपर कौन आता है, हाइड्रोजन। ये चीज आप लोगों को याद रहेगी कि रेनॉल्ड रे एक्सपेरिमेंट का क्रेडिट किसको जाता है, गोल्डस्टीन को, ठीक है। पूरा नाम आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको गोल्डस्टीन अगर याद है तो उतना काम, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को रेनॉल्ड रे एक्सपेरिमेंट भी समझ में आ गया होगा, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और मेरा नंबर है
846791230। ठीक है, तो आप कोई भी अपने डाउट यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए फटाफट से आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला एक्सपेरिमेंट। देखिए, अगर आप लोग नोट डाउन कर लिया तो फिर चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगर आप लोग नोट डाउन नहीं भी किया हो तो आप लोग इजीली वीडियो को पॉज करके और नोट डाउन करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं चार्ज एंड मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। देखिए, चार्ज और मास की बात करेंगे हम इसके सब एटॉमिक पार्टिकल। तो अगर हम बात करें चार्ज की और मास की, तो देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन लोगों का हमें देखना है, तीन चीजों का हमें देखना है। अब देखो चार्ज और इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के सेम चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और न्यूट्रॉन जो है कैसा होता है, न्यूट्रॉन नाम से याद है, न्यूट्रॉन जो है कैसा होता है, न्यूट्रॉन, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं इसकी मास की, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और अगर हम बात करते हैं इसकी मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। और अगर हम बात करते हैं कि इसकी मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 के। ध्यान से अगर आप देखें तो इनके मास में तो बहुत डिफरेंस है, इसके और इन दोनों के मास में तो बहुत डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों के मास में कोई खास डिफरेंस थोड़ी है। और देखो 6-7 यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, इतना सा डिफरेंस इनके मास में होता है। तो इसलिए हम क्या मान के चलते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग लगभग बराबर है। इवन जब भी हम बात करते हैं कि मास ऑफ एटम की, तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को सीधे सीधे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, इवन आपको एक डाटा थोड़ा सा पढ़ना होना चाहिए, आप इसको वैसे भी देखेंगे तो आप लोगों को क्या दिखाई देगा, एक बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा। अब यहाँ पर एक डाटा मैं आपको बता देता हूँ, ये लगभग लगभग इनका वजन जो है ना, इसके वजन का 2000 गुना होता है। कितना होता है 2000 टाइम्स, 2000 गुना। ठीक है, तो अब ये तो 2000 गुना वजन होगा, या फिर आप लोगों की बुक में आपको इनका क्या मिलेगा 1877 टाइम्स। तो आप ये वाला डाटा थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कभी कभार बहुत कम, हालांकि नीट और जेईई की एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, बट कभी कभार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से कितना ज्यादा है। तो वो चीज आपको बताना चाहिए कितना 1877 टाइम्स। ये आपको एग्जैक्ट याद नहीं रखना है, मोटा मोटी आपके दिमाग में होना चाहिए क्या, मतलब 2000 के आसपास है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा चार्ज एंड मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल की। मैंने आपसे क्लास के स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र किया था, मतलब नाम आपको बताया था। देखिए, जो थॉमसन थे उन्होंने अपने एक मॉडल दिया किसको बताने के लिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये एटम के अंदर मिलजुल कर भाईचारे से रहते हैं, जैसे कि आप लोग क्लास में आए ना, तो उसी तरीके से ये लोग भी भाईचारे से अपना प्यार से किस तरीके से रहे। आप लोगों ने सबने शायद तरबूज खाया होगा, है ना, अगर नहीं भी खाया तो थोड़ा सा पूछो उनको। ये एक मेरे पास क्या है, तरबूज है, ठीक है, या वाटरमेलन आप जो भी बोलते हो, ठीक है, या फिर प्लम पुडिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये पूरे एरिया में क्या होता है, लाल लाल होता है तरबूज में, पूरे एरिया में क्या होता है, लाल लाल होता है तरबूज में। और यहाँ पे क्या होता है, बीज होते हैं, काले काले बीज होते हैं। तो उसने क्या बोला कि जो प्रोटॉन है ना वो पूरे के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, प्रोटॉन जो है क्या है, पूरे के अंदर फैला हुआ है, और यानी जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे स्फीयर के अंदर, ठीक है, पूरे हमारे जो वाटरमेलन है उसके अंदर फैला हुआ है, ऐसा मतलब इसने एक एनालॉग, ठीक है, इसने ऐसा बोला। और इसने बोला कि जो बीज है
ये किसको दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं। मतलब ऐसे समझो कि एटम जो है उसमें पूरे में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और बीच बीच में क्या है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज किसने बोली, ये चीज बोली थॉमसन ने। पर अब ये जो थॉमसन की बात थी, इस बात को कुछ लोगों ने उस समय विश्वास किया। ठीक है, और उस विश्वास के बेसिस पे ही काफी सारे लोग मतलब मान चले कि हाँ ठीक है हो सकता है, थॉमसन ने जो मॉडल दिया है हो सकता है। लेकिन कुछ कुछ लोगों को इससे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन था। कुछ लोग बोल रहे थे कि आप ये कैसे बताओगे कि ये ढंग से रह पा रहे हैं, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्यार से ढंग से रह पा रहे हैं, स्टेबिलिटी है इनमें, ये चीज आप कैसे क्लियर करोगे। और ये चीज करो, फिर भी एक बार वो चल रही थी पहले, ठीक है, जब तक कोई और थ्योरी नहीं आई थी, चीजें चल रही थी, लोग इस चीज को भी थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ हो सकता है। जैसे ही एक और साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, पर मैं आप लोगों को जस्ट एक छोटा सा चार्ट उसका बता देता हूँ कि जो रदरफोर्ड है, ये बहुत डिटेल में आपने तो नहीं पढ़ना है, पर आप लोगों को थोड़ा तो आपको जानकारी दे। रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट मॉडल है लेकिन आप बहुत डिटेल में हमारे लिए उसके अंदर नहीं है, ठीक है। रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये पतली सी गोल्ड की फॉइल, ये बहुत पतली सी फॉइल है, बहुत पतली सी फॉइल गोल्ड की। अब यहाँ पे जब सोने की फॉइल ली, तो अब जब इन्होंने सोने की फॉइल ले ली तो चोरी का इंतजार कर ही रहे थे कि कब हम आए, ठीक है, और कब हम चुराएं, ठीक है। खैर, मजाक कर रहा हूँ, ध्यान दो, इधर देखो, ये गोल्ड फॉइल उन्होंने ली, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने एल्फा पार्टिकल, ठीक है, कहीं की एल्फा पार्टिकल लेके आए इसके लिए, और ये एल्फा पार्टिकल की यहाँ पर इन्होंने क्या करी, बॉम्बार्डमेंट बारिश करवाई, ठीक है, क्या करवा दी, अल्फा पार्टिकल की यहाँ पर बॉम्बार्डमेंट करवा दी। अल्फा पार्टिकल तभी क्या होता है, अल्फा पार्टिकल और कुछ नहीं होता, हीलियम में आयन होते हैं, हीलियम में जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन होते हैं ना, जो हीलियम के आयन होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो ये क्या किया, उसने गोल्ड कॉइन को फेंक फेंक के मारे, ठीक है, इसने क्या किया, गोल्ड कॉइन में फेंक फेंक के मारे। तो हीलियम की जो आयन है, याद करो पीछे भी आपने हीलियम का आयन देखा था, गैसियस आयन, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज उस पे आता है। तो हीलियम का आयन अगर है तो खुद सोचो कि थॉमसन ने क्या बोला कि पूरे में पॉजिटिव चार्ज है, बीच बीच में थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन ये मिलके क्या कर रहे हैं, एटम स्टेबल। तो रदरफोर्ड इस बात पे विश्वास करता, क्योंकि मान लो रदरफोर्ड की जगह हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमने भी सोचा क्या भाई ठीक है, ठीक है, तो हमने काम किया, रेनबो पार्टिकल से कॉन्सेप्ट को मान ले। अब इसमें एटम तो होंगे, गोल्ड की फॉइल है, सोने की फॉइल है, तो इसको कोई एटम तो होंगे, तो ये क्या वो गोल्ड के एटम थे। अब ये गोल्ड के एटम थे, सरप्राइजिंगली इसे ऐसा बड़ा खतरनाक चीज देखने को मिली, मतलब खतरनाक ऑब्जर्वेशन उसको देखने को मिला। क्या ऑब्जर्वेशन था वो देखो, इसलिए हमारे यहाँ पे अल्फा पार्टिकल फेंक के, और उसे क्या मिलना चाहिए था, उसे मिलना चाहिए था कि भाई हमने पॉजिटिव चीज पे पॉजिटिव चीजें फेंक के मारी है, पूरे में पॉजिटिव है और इधर से भी हमने पॉजिटिव चीजें डाली है। तो इसका मतलब ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है वो तो कोई थोड़ा सा इधर चला जाता, थोड़ा सा इधर चला जाता, क्योंकि लाइट चार्जेस क्या करते हैं, दूसरे को दूर की तरफ फेंकते हैं ना, ठीक है, लाइट चार्जेस क्या करते हैं, दूसरे को रिपेल करते हैं, पीछे की तरफ रखे जाते हैं। तो ऐसा होना चाहिए था, सरप्राइजिंगली ऐसा हो नहीं रहा था। उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे ये तो एकदम सीधे निकल गए, एकदम सीधे निकल गए, बिल्कुल बिल्कुल वही एकदम सीधे निकल गए। और उसने ये देखा कि यहाँ पर कुछ एक अल्फा पार्टिकल थोड़ी बहुत एंगल से पीछे की तरफ मुड़े, ठीक है, कुछ एक अल्फा पार्टिकल थोड़ी बहुत एंगल से मुड़े, और लगभग लगभग ऐसा देखा कि लगभग लगभग 10,000 अल्फा पार्टिकल में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था क्योंकि एकदम पीछे की तरफ उसको धक्का लगा, पीछे आ गया, बहुत नेगेटिव, पूरा पूरा पीछे आ गया, ठीक है, आगे गया, आगे तो इतनी जोर से धक्का लगा कि पूरा पीछे आ गया, ठीक है, ये हुआ उसके साथ।
उसने देखा कि लगभग 2 सेकंड से एक ऐसा पार्टिकल क्या हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है। वन ऐसे पार्टिकल आउट ऑफ 10,000 बाउंस बैक। कहीं वो वाला बाउंस बैक नहीं है, ठीक है, कहीं मोटिवेशन मत करने लगना है, ठीक है, वहां मत पहुंच जाना जहाँ पहुंचना चाह रहे हो। तो एक ऐसा पार्टिकल जो है वो बाउंस बैक हो रहा था, कितने में से, लगभग 10,000 ऐसा पार्टिकल में से एक जो है वो बाउंस बैक हो रहा था। हाँ, ये जो बाउंस बैक हो रहा था, तो इससे मतलब रदरफोर्ड का तो एक बार वो दिमाग फिर गया कि भाई थॉमसन ने तो कुछ और ही बोला था। थॉमसन ने बोला था कि भाई पॉजिटिव चार्ज पूरे में है और लगभग बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए था, वो थोड़ा थोड़ा बोलना चाहिए था। ऐसा क्या देखा गया कि ओनली फ्यू अल्फा पार्टिकल, वो थोड़े से अल्फा पार्टिकल कुछ कुछ एंगल से बढ़ गए, फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट बाय सम एंगल, कुछ एंगल से कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो मुड़ गए, सारे नहीं मुड़ रहे थे। का दिमाग घूम रहा था, आपको लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और ज्यादातर अल्फा पार्टिकल किनको निकल गई, ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पार स्ट्रेट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास straight without any reflection। कोई भी रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिला, ठीक है। अब सोचो, अब ये जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा, ये जो ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने की है, इसके बिहार पे मुझे एक चीज बताओ कि क्या जो रदरफोर्ड ने बोला वो बात सही थी, क्या जो रदरफोर्ड बोल रहा है वो बात सही लग रही है आप लोगों को? आपको लग रहा है कि जो रदरफोर्ड ने बात की, भाई ये रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमें बात बता दी, तो इसकी बात को तो आप सही लग रही हो नहीं लग रही हो, आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। पर आपको तो डाउट दूसरा किस पे जाएगा, थॉमसन पे, कि भाई थॉमसन ने ये बोला कुछ गड़बड़ है। थॉमसन ने कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी कहा दिया इसका कि भाई हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया था उससे पता लगा, नहीं। तो रदरफोर्ड की बात को मानना पड़ रहा है, ठीक है, ये रदरफोर्ड की बात सही हो सकती है। अब रदरफोर्ड की बात अगर सही है तो थॉमसन की बात सही नहीं हो सकती, ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों दो अलग अलग लोग बोल रहे हैं अलग अलग चीजें। एक बोल रहा है कि भाई सूरज पूरब से उग रहा है, एक बोल रहा है कि सूरज पश्चिम से उग रहा है, ठीक है, तो दोनों तो सही नहीं हो सकते हैं, दोनों में से एक ही सही होगा, ठीक है। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तुम बहुत ज्यादा गेम खेलते हो, ठीक है, और तुम बोल रहे हो कि नहीं सर हम तो बिल्कुल भी गेम नहीं खेलते, तो दोनों में से एक ही सही होगा ना, दोनों तो सही नहीं हो सकते। तो इसी तरीके से भाई यहाँ पे भी कोई एक ही सही था। तो देखो यहाँ पर रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन निकाला, रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला, रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन निकाला, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जा रहे हैं, ये जो अल्फा पार्टिकल यहाँ पर मैंने भेजे हैं, ये अल्फा पार्टिकल सीधी सीधी में निकल जा रहे हैं ज्यादातर, तो इसका मतलब जो हमारा एटम है उसका ज्यादातर हिस्सा जो है खाली है, तभी उसकी कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। और बहुत थोड़े से एरिया में, ठीक है, बहुत थोड़े से एरिया में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इतना हाई प्रेशर तभी लग सकता है कि जो इतना अल्फा पार्टिकल है तो अचानक से पीछे निकल जाए, पूरा पीछे लगा जाए। और थोड़े सा यहाँ पर इसके आसपास का जो एरिया है रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो गया, पार्टिकल जो हो गए क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गया, इनसे थोड़ा मुड़ गए, कुछ एंगल से मुड़ गए, क्योंकि थोड़ा सा इसके इन्फ्लुएंस में आ गए, चार्ज के इन्फ्लुएंस में आ गए। लेकिन जो वापसी गया वो तो सीधे सीधे किससे टकराया होगा, किसी बहुत भारी चीज से टकराया होगा, बहुत तगड़े पॉजिटिव चार्ज से टकराया होगा, और वही जो चार्ज था वो चार्ज क्या है, प्रोटॉन। और यहाँ से ही मतलब थोड़ा सा समझ लो कि आगे पीछे आपको ये भी पता लगने लगा कि यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। आगे से इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूट्रॉन की जो खोज है वो थोड़ा सा बाद में हुई, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज अगर आपसे कभी पूछ लेगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, इसका क्रेडिट जाता है किसको, जेम्स चैडविक, ठीक है, इसका क्रेडिट किसको जाता है, जेम्स चैडविक। तो यहाँ पर ये पता लगा कि भाई मोस्ट ऑफ द मास जो है ना वो यहाँ पे बीच में कहीं कंसंट्रेटेड है, वैसा मतलब था कि बीच में कहीं कंसंट्रेटेड
ये एक सिंगल एटम मार्केट है, वो कब की बात हो रही है, इसमें बहुत सारे आइटम होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि एटम के बीच में कैसे रहते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से। तो वहीं से क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, और ज्यादातर एरिया जो खाली है, तो पार्टिकल क्या हो रहा है, सीधे निकल रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को पता लगी। इसका मतलब यहाँ से जो थॉमसन का मॉडल है, वो तो हो गया क्या, टाटा बाय बाय सब फिनिश, ठीक है, बिल्कुल फिनिश हो गया है मॉडल, बिल्कुल खत्म हो गया। अब आप लोगों को इस मॉडल के बारे में पढ़ना नहीं है, कुछ और भी थॉमसन मॉडल को समझने की आपके लिए आया और गया, ठीक है। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को और थोड़ी सी नोट करनी चाहिए। मैं सोच रहा था कि आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करा दूं, लेकिन इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो थोड़ा सा और इस मॉडल को हम लोग डिस्कस करके खत्म ही करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग अपना चीजें और हैं जो डिस्कस करनी है, उसके बारे में हम लोग कुछ एक न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे। ये जो चैप्टर है, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों का मिक्सचर है। यहाँ पे थ्योरी के भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो थ्योरी जितनी बेसिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप उस पर एकदम विश्वास रखिए आराम से, उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन बनेंगे। जहाँ पर नहीं बनेगा वहां पर आप मुझे दिखा दीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बनता, और उसको भी कराऊंगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करिए, फटाफट से इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं, थोड़ा सा और एटम मॉडल को देखते हैं। देखिए यहाँ पर रदरफोर्ड ने फिर अपना एटॉमिक मॉडल मॉडल दे रहा है, और यहाँ पर ये जो एटॉमिक मॉडल था रदरफोर्ड का, इसके अंदर कुछ एक चीजें हम लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए ना। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, अब देखो इस रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का पहली चीज तो हमें क्या पता होनी चाहिए। अब इससे मतलब मगर रखना कि हमें उस समय को पता थी नहीं पता थी, ठीक है, पर बाद में हम लोगों को ये चीज पता लगी, और ये चीज आप लोगों के पास सीखी हुई है सीधे सीधे। अब जो रेडियस है एटम का, और जो रेडियस है किसका, न्यूक्लियस का, ठीक है। ये दो रेडियस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ, ये जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, ये लगभग लगभग कितना होना चाहिए, ये लगभग लगभग होता है 10⁻⁻15। और ये जो रेडियस ऑफ एटम है, ये कितना होता है, ये लगभग होता है 10⁻⁻7। हाँ, इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि रेडियस ऑफ एटम और न्यूक्लियस में कितना फर्क है। मैं आपको बोलूँ अगर कि जैसे अगर एक क्रिकेट का ग्राउंड है, और उस क्रिकेट के ग्राउंड में, ठीक है, जो बॉल होती है छोटी वाली, ये क्रिकेट बॉल होती है जिसको खेलते हैं, कि क्रिकेट का ग्राउंड, उसके अंदर क्रिकेट की बॉल, यही डिफरेंस है। ये क्रिकेट का ग्राउंड और ये क्रिकेट की बॉल, आप समझ जाओ कि इनके साइज के अंदर कितना बड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन दोनों के साइज के क्या बहुत बड़ा एक डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है, ये चीज आपको समझ आ रही। एक चीज और आप समझो कि इस न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है। इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्या, प्रोटॉन प्लस, मैंने आपको पहले बताया था इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और साथ साथ क्या होता है यहाँ पर, न्यूट्रॉन होता है। अब देखो यहाँ पर जो एक और चीज यहाँ पर बोली गई, वो ये बोली गई कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्व करता है जिसके अराउंड, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। जैसे कि आप किसी की तरह चक्कर लगा, ठीक है। तो इसके चक्कर लगाते ना, आपको पता होगा खेलने के लिए लगाते हो दोस्तों की गली की बात कर, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के अराउंड। कि अगर मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड क्या कर रहे होंगे, घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे होंगे अभी नहीं बोला, इतने बस बोला कि इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड क्या कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड क्या कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, चार्ज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ काफी था,
क्योंकि घूमने की भी बात हो रही है, ठीक है। तो घूमने की भी अगर बात हो रही है तो यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जब कोई बॉडी घूम रही होती है तो ना सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है ना, सेंटर की तरफ क्या रहता है, एक फोर्स लगता है। ये चीज आप लोगों को पता होगी, ठीक है। एक चीज और आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्या रेडियस पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है, r इक्वल टू 1.4 into 10 to the power minus 15 a to the power 1/3, और ये कितनी होती है वैल्यू, मीटर में होती है, ठीक है। जहां पर ये जो a है, ये क्या होता है, एटॉमिक मास। मान लो कि अगर किसी का एटॉमिक मास क्या है, 8 है, तो इसका मतलब इसका रेडियस आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, 8 की पावर -3, 8 की पावर -3 क्यूब रूट क्या है, तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2। 2 इंटू में 1.4 यानी कि 2.8 इंटू 10 की पावर -15। तो इस तरीके से आप क्या सकते हैं, यहाँ से रेडियस की कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। इस फॉर्मूले से बहुत ही कम एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला लिखवा दिया, ठीक है। बाकी आपको इसको बिल्कुल बहुत ज्यादा रट के नहीं बैठना है, ठीक है। आप बस ये फॉर्मूला आपके पास जो फॉर्मूला कॉपी उसमें लिख के रख लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जिससे आप क्या कर सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो। किसका रेडियस निकालोगे, ये रेडियस निकाल के किसका देगा बोलो। अगर मान लो कि आपको इसके बारे में जीरो नॉलेज है, मैं आपसे केवल ये क्वेश्चन फॉर्मूला बना के पूछ लो, मैं बोलूँ कि आपको किसका फॉर्मूला निकाल के देगा, आपको मैं ऑप्शन में दे दूँ रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, बोथ और नॉन। तो अगर आपको थोड़ी सी भी बुद्धि है तो आप मुझे इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे दोगे कि तो ये जरूर क्या निकालने के लिए इस्तेमाल होता होगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने के लिए इस्तेमाल होता होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइज देखो, साइज 10⁻⁻15 में जा रहा है, यानी कि बहुत छोटा साइज हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर किसके लिए काम आने वाला है, ये काम आने वाला है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने के लिए, ठीक है। तो रेडियस ऑफ एटम अगर आंसर दे रहे हैं, बहुत आंसर दे रहे हैं, तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो भी आंसर दे रहे हैं वो क्या से बता रहे हैं सर, मैंने आंसर दिया था, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा से, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो मॉडल दिया गया है एकदम फुल प्रूफ मॉडल, इसके अंदर भी कुछ कमियां थी। तो हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि क्या इससे प्रॉब्लम था। देखो ध्यान से सुनना, इससे प्रॉब्लम क्या होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, मैक्सवेल की थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी है उसके हिसाब से क्या होता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर चक्कर लगा रहा है, ठीक है, अब चक्कर ये लगा रहा है तो इसका मतलब भी क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा। भाई अगर चक्कर लगाते लगाते एनर्जी लूज करेगा तो मुझे एक बात बताओ कि मान लो ये न्यूक्लियस था, इसके राउंड घूम रहा था, घूम रहा था, घूम रहा था, घूम रहा था, पर जैसे जैसे इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, भाई मान लो मैं ऐसे पहले जोड़ में घुमा रहा घुमा रहा घुमा रहा था, तो जैसे जैसे एनर्जी मेरी कम होती जाएगी तो क्या होगा, एट द एंड यही पे पॉइंट पे आके गिरेगा, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम हो रही थी कि जब अगर इसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी, ये अपनी रेडिएशन क्या करते जाएगा, लूज करते चला जाएगा, तो उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये रिवॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये अपनी ऑर्बिट जो है लूज कर देगा। तो इसी चीज पर ऑब्जेक्शन उठा और रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां पाई गई। तो यही बोला गया कि मैक्सवेल के मॉडल के हिसाब से सही नहीं था। तो रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन, रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे, कैन नॉट एक्सप्लेन criticism from Maxwell electromagnetic theory, which states that यूपी क्या कहती है, which states that चार्ज पार्टिकल इन मोशन, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में जाए
पार्टिकल इन मोशन विल लूज एनर्जी, और वो अपनी क्या करेगा, एनर्जी को लूज करेगा, एंड अल्टीमेटली ठीक है, अल्टीमेटली क्या कर जाएगा इलेक्ट्रॉन will fall into the न्यूक्लियस। तो भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। मौत के कुएं में फेल देखा है हम लोगों ने, बाइक घूम रही होती है, ठीक है, तो बाइक घूम रही हो जाएगा, सोचो कि उसका पेट्रोल खत्म हो जाए, क्या होगा, वो नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखने होगा, एक सेकंड उसको मिल गया। भाई आप ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि कैसे घूम रहा है, अगर घूम रहा है तो फिर चार्ज पार्टिकल है तो अपनी एनर्जी लूज करेगा, और जब एनर्जी लूज करेगा तो इसका मतलब कभी ना कभी तो इसके अंदर ही गिर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज थी। दूसरी चीज क्या थी, इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है एटम के अराउंड, इसके बारे में कुछ नहीं बताया भाई, कैसे लगे हुए हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, क्या चल रहा है, नहीं पता लगा कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें। तो ये हमें अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, cannot explain arrangement of electrons, arrangement of electrons। तो ये हमें इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में भी कुछ नहीं बता पाए, तो इसीलिए उस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये वाला मॉडल भी क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। देखो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो हम बोलते हैं ना कि ये वाला मॉडल भी फेल हो गया, वो वाला मॉडल भी फेल हो गया, वो वाला मॉडल भी फेल हो गया, तो फिर ये सब चीजें पढ़ क्यों है भाई, सोचो अगर कोई चीज फेल नहीं हुई होती तो आगे जो है ना वो तो चीज नहीं 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 निकल के आती, क्यों नहीं निकल के आती, हर कोई ऐसा होता है कोई कोशिश नहीं करता यार फेल हो जाऊंगा, तो ट्राई करने हमसे ने ट्राई किया ना, फेल हो गया कोई बात नहीं, अगर कोई ने ट्राई किया फेल हो गया कोई बात नहीं, हाँ फेलियर से भी हमें एटलीस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। कोई चीज अगर फेल भी होती है हम कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लगता है कि अच्छा ये चीज ऐसे होती होगी, ठीक है। तो ये चीज ऐसे होती होगी, कई बार दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, दवाइयाँ बनाने के लिए खोज की जाती है कि ऐसा ऐसा करके ये वाला केमिकल लेके दवाई बन सकती है, कई बार वो फेल होता है, कई बार नहीं भी होता, पर कई बार ऐसा भी होता है कि बनाने किसी और चीज की दवाई गए लेकिन बन कोई और दवाई गई, तो फेलियर देखो अल्टीमेट नहीं होता, फेलियर हमेशा क्या करता है, कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है। आपकी अगर कोई एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, या फिर अगर मान लो जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो आप 100% परफेक्ट थोड़ी होते हो, कोई चैप्टर आपने स्टार्ट किया तो आप ये थोड़ी ना कि आप 100% बहुत अच्छे सब कुछ जानते हो, जो नहीं जानते, इसीलिए तो सीखते हो। जब धीरे धीरे आप सीखते हो तो एक स्टेज ऐसी आती है कि आप इतने परफेक्ट हो जाते हो कि अच्छे से आप टेस्ट देना, एग्जाम देने सब कुछ कर लेते हो, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, और हम लोग फिर डिस्कस करेंगे अपना अगला टॉपिक।